नमस्कार and welcome you all to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन. Now $1 will be equal to 94 इंडियन रुपीस. कुछ ही सालों में ये आपको दिख सकता है. रिसेंटली ये बात कही है IMF ने. ना यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि अभी के लिए आप अगर देखें तो $1 है अराउंड 76 इंडियन रुपीस के बराबर. और यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया GDP $5 ट्रिलियन हो जाएगी. और उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि तब तक रुपये की जो वैल्यू है ये हो जाएगी $1 के मुकाबले 94. अब इसको आप अगर कंपेयर करोगे हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा साहब की स्टेटमेंट से, तो इन्होंने फरवरी 2021 में ये कहा था कि इंडिया ऑन कोर्स टू बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय फाइनेंशियल ईयर 26. तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली 2025 या फिर इवन 27 की शुरुआत में इंडिया बन जाएगा एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. IMF कह रहा है कि नहीं, 2019 के आसपास यहाँ पे टाइम लग जाएगा. नाउ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे IMF ऐसा क्यों कह रहा है, इंडियन रुपी इन द फ्यूचर वीक क्यों हो सकती है, और हम क्या कर सकते हैं ताकि इंडियन करेंसी बने इन द फ्यूचर एक हार्ड करेंसी. और एक हार्ड करेंसी बेसिकली होती भी क्या है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा. मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज न्यू नीति आयोग वाइस चेयरमैन. नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तो वाइस चेयरमैन आपको बताना है नीति आयोग के रिसेंटली कौन बने हैं. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: रॉब जैक्सन, अमृता सेन, सुमन बेरी या फिर जयति घोष. कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर. जो भी लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हार्ट देने का, और वैसे जो सही आंसर है क्वेश्चन का मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा. ओके, सो रिसेंटली IMF ने इंडिया के बारे में काफी स्टेटमेंट्स दी हैं. पहली बात उन्होंने यहाँ पर यह कही है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट 9% नहीं होने वाली, क्योंकि IMF ने पहले कहा कि 9% इंडिया ग्रो करेगा. अब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ रेट मोस्ट प्रॉब्ली होगी 8.2% के आसपास. और इसको आप अगर कंपेयर करोगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो यूएस की ग्रोथ रेट आने वाली है 2022 में 3.7, यूके भी इतना ग्रो करेगा, जर्मनी 2.1, रशिया माइनस में ग्रो करने वाला है सैंक्शंस की वजह से, इनकी GDP ग्रोथ रेट जाएगी -8.5, और चाइना ग्रो करेगा 4.4. तो मेजर इकोनॉमीज में अभी भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा दुनिया की. मगर जिस स्पीड से हम ग्रो करना चाहेंगे अभी हम वहां पर कंप्लीटली पहुंचे नहीं हैं. अब IMF ने आगे की जो प्रेडिक्शन है वो भी करी है अपने डेटा के हिसाब से. ये लोग कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया की ग्रोथ रेट होगी 6.9, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में 7%, फिर इंडिया इसी के आसपास ग्रो करता रहेगा. फिर फाइनेंशियल ईयर 28 आते आते इंडिया की ग्रोथ रेट वापस 6.2 के आसपास हो जाएगी. मगर इसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि इंडियन रुपी भी साथ साथ में कमजोर होता रहेगा. ये कह रहे हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप देखोगे कि इंडियन रुपी आपको 77-78 के आसपास मिलेगा, फिर 80s में चला जाएगा, और फिर इवेंचुअली 2028-19 के आसपास आपको दिखेगा $1 इक्वल टू 94.44 इंडियन रुपीज. नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि IMF ऐसा क्यों कह रहा है, IMF का ऐसा कहने का रीजन क्या है. देखिए, किसी भी देश में करेंसी को अगर आपको इंप्रूव करना है, करेंसी की वैल्यू को आपको इंप्रूव करना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं ये आपके इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा होने चाहिए. अभी के लिए आप अगर देखो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस बार हमारे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं, मगर साथ ही साथ हमारे रिकॉर्ड इंपोर्ट्स भी हुए हैं. इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि पहली बात तो तेल के दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं. उसके अलावा और वजह से भी, पेंडेमिक की वजह से हमारी जो नीड्स है एज ए कंट्री ये काफ़ी हद तक बढ़ गई है. मैं वैसे आपको ये बता दूं, जिस दिन हम लोगों ने क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, जिस दिन हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने की आवश्यकता बंद हो गई, आप देखेंगे अपने आप इंडियन रुपीस धीरे धीरे पर डॉलर 40-30 के आसपास भी जा सकता है. मगर प्रॉब्लम अभी के लिए यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल जो करेंसी मार्केट है वहाँ पे रुपये की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है. क्योंकि जब इंडिया कुछ परचेज करता है तब इंडिया की जो करेंसी है रुपी, ये मार्केट में चली जाती है. मगर सिंस हमारे एक्सपोर्ट उतने नहीं है जितने हमारे इंपोर्ट हैं, तो इंडियन करेंसी इतना उठती नहीं है. चाइना को आप अगर देखो तो इनके एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं कंपेयर टू देयर इंपोर्ट्स. इस वजह से आज भी आप अगर देखो चाइना की जो करेंसी है युआन, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी. अब यहाँ पर आप पूछेंगे मतलब कि 2019 तक भी हमारी स्थिति ऐसे रहने वाली है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे. तो देखिए, IMF ने यही कैलकुलेट किया है, और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि IMF की कैलकुलेशन फाइनल है. इन दी एंड हमारी पॉलिसीज़ क्या रहेगी कंट्री को लेकर, हम लोग क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेंगे, क्या हम इन द फ्यूचर इतने बड़े स्केल पर सरप्राइज एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं कि पीछे का सारा डेटा सब बेकार हो जाएगा, इंडिया अपने लिए एक नई राह बनाएगा. अगर ये सब हो सकता है तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि इंडियन रुपी उठ भी जाएगा. मगर अभी के लिए IMF प्रेडिक्ट कर रहा है कि जो चलता आया है अगर वैसे ही चलता रहा तो
आपको $1 94 इंडियन रुपीस के आसपास मिल जाएगा। तो मेरा देखिए यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत सी और एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से इंडिया का एक गोल होना चाहिए कि जब हमारा देश 100 वर्ष पूरे कर लेगा एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 2047 में, उस वक्त इंडिया का गोल ये होना चाहिए कि रुपी बन जाए एक रिजर्व करेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में और रुपी को दुनिया माने एक हार्ड करेंसी। अब हार्ड करेंसी क्या होती है? देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप कह लीजिए, वहां पर हार्ड करेंसी सेफ हेवन, हेवन नहीं, हेवन होता है स्वर्ग, हेवन होता है एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां पे आप कुछ रख पाएं, तो सेफ हेवन करेंसी या फिर स्ट्रॉन्ग करेंसी, ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये यूज की जाती है एक ऐसी करेंसी के लिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, जिसकी वैल्यू कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा चेंज ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल US डॉलर को आप देख लीजिए, यूरो को कहा जाता है कि ये एक हार्ड करेंसी है, जापानीज येन को कहा जाता रहा हार्ड करेंसी, मगर आज के समय सिंस इसकी वैल्यू काफी गिर गई है तो बहुत से एनालिस्ट जापानीज येन को एक हार्ड करेंसी मानते नहीं है। उसके अलावा स्विस फ्रैंक आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, और अब रिसेंटली यहाँ पर चाइनीज युआन भी ऐड हुआ है। चाइनीज युआन भी बहुत से देश मानते हैं कि अब एक हार्ड करेंसी की लिस्ट में आ चुका है। हाँ, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन यही पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं इंडियन करेंसी को और स्ट्रांग बनाने के। अब यहाँ पे आप एक आर्गुमेंट ये भी दे सकते हैं कि देखिए, इंडियन करेंसी वीक होगी तो एक्सपोर्ट्स में हेल्प मिलेगी। देखिए, कुछ एस्पेक्ट में हेल्प मिलती है, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आप चाहेंगे कि आपकी जो करेंसी है इट बिकम्स अ हार्ड करेंसी और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ एक वैल्यू भी हो ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू नीति आयोग वाइस चेयरमैन। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, सुमन बेरी। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है सुमन बेरी। रिसेंटली ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। चेयरपर्सन ऑफ कोर्स यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर मोदी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं विद अ सिंगल परचेज। क्लिक करिए पिकअप प्लान पर, और अगर आपके पास अभी टाइम है 2025-26 के आसपास आप एक जेन्युइन अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।